गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स सी टेट का दोस्तों पेपर सेकंड है दोस्तों 6 to 8 के लिए साइंस एंड मैथ। दोस्तों इसका हम लोग कम से कम 3 से 4 सेशन कर चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे फ्रेंड्स वो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों हम अपने इसी चैनल पे CTP का तो पूरा बुक खत्म करवा चुके हैं दोस्तों, और सी टेट हिंदी का भी दोस्तों लैंग्वेज पेपर भी चल रहा है, तो आप लोग जाके जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स साइंस विज्ञान, और इसी चैनल पर फ्रेंड्स इसका मैथ का सेक्शन भी हम लोग लाने वाले जस्ट लाएंगे दोस्तों। आज या कल तक में इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स वो है 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, 32 में है, विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, तो नहीं है तो देखिए एक शिक्षिका वृत्तांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है, यही दोस्तों नहीं है फ्रेंड्स। बाद में देखिए एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं की प्राकृतिक वास की वीडियो दिखाती है, बिल्कुल सही है। एक शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शाती है कि एक धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। 3 में उच्च तथा निम्न श्रेणी की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। ये 1 2 3 ये सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन गलत है। इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए फ्रेंड्स, व्याख्यात्मक प्रक्रिया एक्सप्लेनेशन प्रोसेस में शिक्षक सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में छात्र की भूमिका निष्क्रिय पैसिव होती है दोस्तों। व्याख्यात्मक शिक्षण में देखिए तो एक्सप्लेनेशन टीचिंग में छात्रों को सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स, विचार, आइडियाज और सिद्धांत प्रिंसिपल्स को प्रदर्शित, डिस्प्ले या अन्य तरीकों से सीधे बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका वृत्तांत प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है और उनकी व्याख्या ढूंढती है। यह प्रश्न व्याख्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में छात्र खोजबीन इंक्वायरी के द्वारा सक्रिय एक्टिव रूप से सीखते हैं, और ऐसे शिक्षण में छात्र की भूमिका सक्रिय रूप में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, इसका सही होगा कि अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण दोस्तों ये अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है दोस्तों। देखिए सॉल्यूशन इसका दोस्तों, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण डिस्कवरी बेस्ड साइंस टीचिंग एक शिक्षार्थी केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस है। इस विधि द्वारा छात्र अपने व्यावहारिक जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में खोजबीन करके तथा पूछताछ के माध्यम से विज्ञान सीखते हैं। इस प्रकार का शिक्षण बालकों को अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स को याद करने बजाय करके सीखने पर बल देता है दोस्तों। अधिगम के उत्पादों प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने के बजाय छात्र अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस पर ध्यान देता है। विज्ञान शिक्षण की यह विधि उत्कृष्ट मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जीवाश्मी ईंधन के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है। जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है दोस्तों। इसका देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। 4 देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए, यही दोस्तों व्याख्यात्मक उदाहरण होगा, अपसारी सोच का होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक प्रश्न के लिए कई विचार रख सकता है। इससे छात्रों के विचारों में मौलिकता और ओरिजिनलिटी तथा रचनात्मकता क्रिएटिविटी आती है। अपसारी सोच का आकलन करने का उदाहरण क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार लिमिट हो जाए। इस तरह के प्रश्नों से प्रत्येक छात्र अपने अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग उत्तर देंगे। इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही सही होगा दोस्तों कि सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग, यही दोस्तों नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना, ये सही होगा। सरल प्रौद्योगिकी इकाइयाँ और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना। चौथा है दोस्तों, विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना, ये दोस्तों 2 3 4 सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, देखिए इसका 2 3 4 ये सही होगा दोस्तों, 2 3 4 सही होगा। और एक नंबर दोस्तों ऑप्शन ये हमारा ये गलत होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर अपर प्राइमरी लेवल पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिवली विकसित करना, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए तो कौशल अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स तथा विधियों एवं प्रक्रियाओं की समझ विकसित करना। विज्ञान की अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस को बालक के रोजमर्रा के अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ डेली लाइफ से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, अवधारणाओं कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ बालक उसे अपने वास्तविक जीवन प्रयोग कर सके। सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना, जिससे बालक आसानी से सीख सके। सरल प्रौद्योगिकी इकाइयाँ, सिंपल टेक्नोलॉजी यूनिट और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना है, जिसे छात्र सक्रिय रूप से स्वयं करके सीखते हैं तो उनका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलाप, एक्टिविटी और प्रयोगों, एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करना। अतः सत्यापन, वेरिफिकेशन के लिए योजनाबद्ध प्रयोग, प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स का उपकरण के तौर पर प्रयोग विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है। दोस्तों कौन सा नियम फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है। दोस्तों तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए, नियम प्राकृतिक घटनाओं, नेचुरल फेनोमेना का वर्णन, डिस्क्रिप्शन करते हैं, और नियम बार बार किए गए प्रयोगों और अवलोकनों, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पर आधारित होते हैं। विज्ञान के नियम प्रत्यक्ष डायरेक्ट या प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से अनुभव जन्य साक्ष्य एविडेंस पर आधारित होते हैं। अतः नियम दर्शनीय परिघटनाओं, विजुअल फेनोमेना में आपसी संबंधों की व्याख्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्चा अपनाना उसकी डैश को सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये देखिए, उसके संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है। दोस्तों छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्चा अपनाना उसकी संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव शब्द से तात्पर्य बालक के मानसिक स्तर से है, अर्थात जिसके माध्यम से बालक में सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का विकसित होता है। अतः छात्रों की समझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्चा अपनाना उसकी छात्रों की संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है। दोस्तों देखिए क्या था क्वेश्चन, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्चा अपनाना उसकी संज्ञानात्मक वैधता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 7 के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। दोस्तों ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। दोस्तों शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी है। दोस्तों शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी है। दोस्तों यही ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, कि कक्षा 7 के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्न से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है। तो यही दोस्तों, शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका देखिए, जब शिक्षक प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकरण, क्लासिफाई और विचार विमर्श, डिस्कशन करने के लिए कहेगा तो यह योजना जांच आधारित शिक्षण, इंक्वायरी टीचिंग को प्रोत्साहित करेगी। और क्योंकि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक छात्र अपनी बुद्धि तथा तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी का प्रयोग करेंगे, जिससे छात्रों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास होगा तथा प्रत्येक छात्र सक्रिय, एक्टिव रूप से संलग्न, इंगेज होकर सीख सकेंगे। दोस्तों इसके माध्यम से शिक्षक को प्रत्येक छात्र की बुद्धि तथा विचार को जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए फर्स्ट इसका दोस्तों सही होगा, ABC सही है। दोस्तों ABC सही है। दोस्तों वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी, वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं। यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन योग्य होती हैं, यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। दोस्तों तो ABC ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों सोल्यूशन इसका है, विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस, वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक नॉलेज अस्थायी टेम्पोररी है, अर्थात नए सबूतों के सामने आने पर वैज्ञानिक ज्ञान से बदलाव होते रहते हैं। वैज्ञानिक व्याख्याएं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन खंडन योग्य होती हैं, अर्थात नए प्रमाणों तथा पूर्व प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक व्याख्याओं का खंडन डिनाइल किया जा सकता है तथा उनमें संशोधन अमेंडमेंट किया जा सकता है। विज्ञान अपने आसपास की दुनिया
व्याख्या करने का एक दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है, अर्थात इस बात की समझ कि प्राकृतिक दुनिया कैसे काम करती है, ज्ञान का परम भंडार है। यह कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में असत्य है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ये 1 2 3 सही है और डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किस सूक्ष्मता स्तर पर सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसका, वो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, सॉल्यूशन देखिए, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम HSTP विज्ञान शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1970 के दशक में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परखनली में रखा और उसमें स्पिरिट अल्कोहल डाला। जब उन्होंने परखनली को तब तक गर्म किया जब तक उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उसमें आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। पत्ती का रंग नीला काला हो गया, पत्ती में स्टार्च है। निम्न से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ये परीक्षण है, बी निष्कर्ष है दोस्तों। पत्ती का रंग नीला काला हो गया, ये परीक्षण है, और पत्ती में स्टार्च, ये निष्कर्ष है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, परीक्षण ऑब्जर्वेशन से तात्पर्य है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करना, अर्थात प्राथमिक स्रोत प्राइमरी रिसोर्स से सूचना एकत्रित करना। परीक्षण एक अवलोकन ऑब्जर्वेशन या प्रयोग एक्सपेरिमेंट है जो किसी वैज्ञानिक विचार की साइंटिफिक आइडिया सटीकता के बारे में सबूत प्रदान करता है। निष्कर्ष इन्फेरेंस से तात्पर्य किए गए परीक्षण से प्राप्त परिणाम रिजल्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। निम्न से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है? तो ऑप्शन 2 सही होगा, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना। विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, विज्ञान मेला का उद्देश्य पर्पस ऑफ साइंस फेयर, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी व रुचि इंटरेस्ट बढ़ाना। शिक्षार्थियों को अपने आसपास की चीज़ों तथा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं एस्पेक्ट्स का निरीक्षण करने, ऑब्जर्वेशन, उन्हें समझने, उन्हें प्रयोग करने, एक्सपेरिमेंट और चर्चा करने, डिस्कशन का अवसर और सुविधा प्रदान करना। छात्रों को व्यवहारिक प्रयोगों और परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। अतः विज्ञान में मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि इंटरेस्ट बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा का सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा पर सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, उसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शिक्षार्थियों द्वारा कोलाइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन। ये ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण किसी बाधा जैसे गहरा या धूल के अणु, जलवाष्प, वाटर पेपर आदि से टकराने तो अपने सीधे पथ से विचलित डेविएशन हो जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स कहलाता है, अर्थात प्रकाश का कुछ हिस्सा घटना की दिशा के अलावा अन्य दिशाओं में दिखाई देता है। अतः विद्यार्थियों द्वारा कोलाइड विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का आकलन ऑब्जर्वेशन करने पर छात्र प्रत्यक्ष रूप से अवधारणा कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है। यही ऑप्शन, ये लक्षण नहीं है। शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, ऑप्शन सही नहीं। छात्र एक आंशिक प्रश्न को हल करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रही है, सही है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, भी सही है। बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं, ये भी सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, रचनावादी विज्ञान कक्षा कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम के लक्षण। रचनावाद के अनुसार छात्र सक्रिय रूप से खोजबीन इंक्वायरी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जहां छात्र प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा डिस्कशन करते हैं, उस कक्षा को रचनावादी कक्षा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कहा जाता है, क्योंकि इससे छात्र विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं, जिससे उनमें सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास होता है।
क्षेत्रीय भ्रमण, फील्ड ट्रिप के दौरान छात्रों को बातचीत करना, उनकी बातों को सुनना, बच्चों द्वारा अन्वेषण की योजना बनाना, प्लानिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, रचनावादी कक्षा का उदाहरण, शिक्षिका द्वारा शिक्षार्थियों की त्रुटियों एरर्स को अनदेखा इग्नोर रचनावादी कक्षा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि शिक्षिका को बालक की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त होगा? सबसे उपयुक्त कौन सा होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऑप्शन इसका देखिए उपयुक्त होगा दोस्तों। एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना, मतलब ये क्या है दोस्तों? मतलब सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहते हैं। कौन सी गतिविधि इसका प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना, यही ऑप्शन सही होगा। सेकंड देखिए फ्रेंड्स, शीशे में देखते हुए एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना, ये गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, खुद को शीशे में ध्यान से देखना, ये भी गलत है। अक्षर ए को शीशे में देखना, ये भी गलत है। सोल्यूशन देखिए इसका, पार्श्व परिवर्तन लेक्सिकल इन्वर्जन का अर्थ है किसी वस्तु के प्रतिबिंब इमेज में उसकी दिशा डायरेक्शन बदल जाना। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब इमेज में दिशा परिवर्तन चेंज डायरेक्शन को पार्श्व परिवर्तन लेक्सिकल इन्वर्जन कहते हैं। इस अवधारणा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर कागज को 180 डिग्री घुमाना, अर्थात इस तरह छात्र इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? तो विटामिन के कमी से हो सकता है, विटामिन के कमी से। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही सोल्यूशन है विटामिन के हड्डियों, बोन्स, दिल, हार्ट और दिमाग, ब्रेन को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह समान रक्त के थक्के नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी आवश्यक है, जिसे जमावट के रूप में जाना जाता है। विटामिन के का निम्न स्तर व्यक्ति को अत्यधिक रक्तस्राव ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। इस कारण से इसे कभी कभी रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। देखिए, मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया वायु अंदर जाती है, पसलियाँ रिब्स बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है? तो बिना बुझा चुना कैल्शियम का एक स्वरूप नहीं है। चूना पत्थर एक स्वरूप है, चौक एक स्वरूप है, संगमरमर एक स्वरूप है। बिना बुझा चुना ये स्वरूप नहीं है। सॉल्यूशन है इसका चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चौक और संगमरमर, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? ये सबसे प्राकृतिक तंतु ये रेशम है। इसमें मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये रेशम होगा। सोल्यूशन देखिए, प्राकृतिक मतलब मजबूत प्राकृतिक तंतु रेशम सिल्क प्रकृति में सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशो नेचुरल फाइबर्स में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो ये कोक कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, कोक। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कोक कुछ अशुद्धियों और उच्च कार्बन सामग्री वाला ईंधन है जिसे आमतौर पर कोयले से बनाया जाता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप प्योर फॉर्म है, इसमें लगभग 98% कार्बन है। नेक्स्ट देखिए, सुनीता आम के अचार के भंडारण के लिए एक पात्र खरीदना चाहती है, उसे खरीदना चाहिए। थर्ड देखिए, कांच का पात्र, क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करता। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही खरीदना चाहिए। स्टील का पात्र, क्योंकि स्टील पर जंग नहीं लगता, ये गलत है। प्लास्टिक का पात्र, क्योंकि यह सस्ता, ये भी गलत है। टीन का पात्र, क्योंकि अभिक्रिया नहीं करती, ये भी गलत है। कांच का पात्र खरीदना चाहिए क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करता। सोल्यूशन देखिए, आम के अचार को कांच के बर्तन, ग्लास कंटेनर में रखना चाहिए क्योंकि यह स्टील टीन के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन 4 देखिए, इसका सही अर्थ होगा कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन गैसों को पौधों और अन्य रोगाणुओं माइक्रोब्स के लिए उपयोगी रूप से में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस अमोनिया और अन्य संबंधित नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट से होगा उत्तल दर्पण का। एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जा सकता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। एक उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर वस्तु की स्थिति के बावजूद एक आभासी और छोटी छवि बनाता है, जो उत्तल दर्पण का उपयोग करके दूर की स्थिति ऊंची इमारत की एक पूर्ण लंबाई वाली छवि निश्चित रूप से देखी जा सकती है। तो उत्तल दर्पण का नेक्स्ट देखिए, नीचे कुछ पदार्थों की प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई, सही उत्तर का मिलान इसमें से करना है हम लोग को। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होगा। इसका है तो सोडियम धातु। सोडियम धातु इसका देखिए ये का 4 सोडियम धातु केरोसिन मिट्टी, सोडियम को ये केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में इसको भंडारित किया जाता है। फास्फोरस, फास्फोरस को दोस्तों जल में इसको रखा जाता है। फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएँ को इसमें हो जाएगा दोस्तों प्लास्टिक की शीशी में रखा जाता है, प्लास्टिक की शीशी में। और पारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लास्टिक की शीशी में और पारा को एक कांच की शीशी में रखा जाता है, पारा को एक कांच की शीशी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, सोडियम धातु केरोसिन के तेल में भंडारित किया जाता है, फास्फोरस को जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटिकाएँ को एक प्लास्टिक की बोतल में और पारा को एक कांच की शीशी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृदा में मटियार मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह बड़ी मात्रा में जल रोके रखती, बिल्कुल सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, मृदा में मटियार मृदा कैली सॉइल में मिट्टी के बहुत महीन कण फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इसमें पानी रखने की उच्च क्षमता होती है। गीली मिट्टी बहुत चिपचिपा होती है और इसमें बहुत कम हवा होती है। इसका मतलब यह है कि चिकनी मिट्टी में बहुत अधिक पानी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंग में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है। किस कोशिका अंग में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट है, सही ऑप्शन इसका होगा 3 नंबर होगा सही ऑप्शन ABC। देखिए लवक, प्लेस्टिड में, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक, न्यूक्लियस में, रिक्तिका में नहीं होगा। देखिए लवक, प्लेस्टिड्स, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक, न्यूक्लियस 3 कोशिका अंग है जिनमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। नेक्स्ट देखिए, उस समूह का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए उसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित हो। कॉलम ए हो गया, कॉलम बी, सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए हमारा ये सही हो जाएगा कि प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बोतल ये हो जाएगा अनेक वर्ष तक ये रहता है दोस्तों, इसका जीवन का अनेक वर्ष तक, प्लास्टिक की बोतल अनेक वर्ष तक जीवन, प्लास्टिक की बोतल का जीवन काल अनेक वर्ष तक रहता है। और फिर देखिए रेशमी रुमाल स्कार्फ का ये 4 वर्ष रहता है। रेशमी, याद रखिए रेशमी रुमाल स्कार्फ का 4 वर्ष। और सूती कमीज का रहता है दोस्तों ये 2 से 5 माह ही सूती कमीज रहता है। और केले का छिलका दोस्तों 1 से 2 सप्ताह में ये गल जाता है फ्रेंड्स। और कागज दोस्तों 10 से 30 दिन इसको गलने में लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन, प्लास्टिक की बोतलों को कई साल लगते हैं, रेशम के स्कार्फ को लगभग 4 साल लगते हैं, सूती शर्ट को 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, केले के छिलके तो 2 से 5 महीने लगते हैं और कागज को विघटित होने में कई साल लग जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। तो ये दोस्तों लिटमस और हल्दी, ये अम्ल और क्षार को प्राकृतिक सूचक को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सोल्यूशन इसका, लिटमस, गुड़हल और हल्दी प्राकृतिक सूचक है, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। देखिए प्राकृतिक सूचक अगर बोलेगा फ्रेंड्स ये लिटमस हो जाएगा और गुड़हल हो जाएगा और हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है और यह कृत्रिम सूचक बोला जाएगा तो फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज ये कृत्रिम सूचक होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर, धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। कौन सी धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों ये द्वितीयक अभिक्रियाशील है दोस्तों, धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए
सही है दोस्तों। देखिए धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। धातु डी को उसके धातु बी के लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। और कौन सी धातु द्वितीय का विक्रियाशील थी? ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए बी से अधिक प्रतिक्रियाशील है लेकिन सी से कम प्रतिक्रियाशील है। अभी प्रतिक्रियाशील क्रम होगा CABD ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए एल्कोहल। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है दोस्तों, तो एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है फ्रेंड्स, एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है फ्रेंड्स। ईस्ट का खमीर एक कोशिकीय अति सूक्ष्म कवक फंगी है, इनका उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो इस समय अवधि बस पर कितनी दूरी तय करती है? देखिए फ्रेंड्स, पहला जो है दोस्तों ये 12 मिनट जो चला है दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दूसरा 18 मिनट 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो टोटल कितना दूरी तय किया दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, पहले 50 किलोमीटर की चाल से तय की दूरी बराबर, देखिए दोस्तों डिस्टेंस बराबर क्या हम लोग का फॉर्मूला आता है? दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल इंटू समय। चाल इंटू समय हो गया फ्रेंड्स। और देखिए चाल हमारा क्या है फर्स्ट का दोस्तों 50 हो गया, और कितना चला गया समय दोस्तों 12 मिनट चला है दोस्तों। तो 12 मिनट चला है तो इसको अगर घंटा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 0 0 कटे 6 12, टोटल ये 10 हो गया। तो 10 यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए, अगले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी जो है दोस्तों यही होगा दोस्तों 40 गुना 18/60, तो 60 कट गया 4, ये कितना हो गया दोस्तों 18, तो 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 पंच 2 दूनी 4, ये टोटल 12 किलोमीटर होता है दोस्तों। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? 10 + 12 टोटल 22 किलोमीटर इसकी कुल दूरी हुई दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 61 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों हम लोग आज कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। फिर कल के सेशन में दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग सेशन देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अपने सेशन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम लोग का चल रहा है दोस्तों आपके सीटेट पेपर के पर्पज से। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया फिर तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।